एओ ह्यूम के प्रयासों से इसका गठन हुआ था। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस कमेटी का गठन, ठीक है। ये पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे आ गया प्लेग की वजह से ये चला गया बम्बई में। बम्बई में कहाँ पर हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये होता है। कुल 72 लोग इसमें मिलकर के इसको गठित करते हैं। ये WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और एओ ह्यूम जो थे इसके सचिव थे, या इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। मैंने कल आपको बता दिया था कि कांग्रेस संस्था को लेकर के लोगों का क्या क्या मतभेद है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन कहता है कि ये बिल्कुल सूक्ष्म वर्ग के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से आज़ादी नहीं मिलती है, ठीक है। ये तरह का। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मतलब भारत में रहते हुए मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण ढंग से मरने में इसकी मदद कर सकूं, ठीक। तो ये उसने कहा तरह की बात, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं लोकतंत्र वैज्ञानिक है आपको समझा देते हैं। 1886, 1887 और 1888, ठीक है। ये अधिवेशन आपसे पूछता है। 1885 का अध्यक्षता किया WC बनर्जी ने। 1886 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 86 हो अरे वो तो दूसरा चीज कर रहे, वो अधिवेशन नहीं है, ठीक है। कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से कुछ पॉइंट्स, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कुल 3 बार अध्यक्षता की थी। कौन कौन सा? एक 1886 का किया था, 1893 का किया था और 1906 का किया था। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्षता किया था, 1886, 1893 और 1906। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन भी कोलकाता में ही हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसकी विशेष बात ये थी कि इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कमेटी के पटल से किसी ने स्वराज शब्द बोला था कि हमको स्वराज चाहिए, ठीक है। तो 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसमें कहा क्या गया था, मुख्य पॉइंट क्या था कि हमको स्वराज चाहिए। लेकिन ये पूछ रहे कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने कहा था? ये सबसे पहले नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्वराज शब्द का जो मतलब वो कहे थे, वो कहते हैं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द के बारे में कहा था और 1894-95 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 चीजें की थी, एक गणेश उत्सव और एक शिवाजी महोत्सव, ठीक है। ये प्रारंभ किया था। इसी समय इन्होंने भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रखूंगा। तो स्वराज शब्द इन्होंने भी एक बारी बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रखूंगा। गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव। तिलक जिसे बीजी तिलक से बात करें तो बीजी तिलक की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? एक है मराठा और एक है केसरी, ठीक है। ये पूछ लेता है आपसे कि मराठा किसमें है और केसरी किसमें है। तो जो मराठा है ना, ये अंग्रेजी में है और जो केसरी है ये है मराठी में, ठीक। ये मराठा अंग्रेजी में है और केसरी मराठी में। इन्होंने गीता रहस्य लिखा है, गीता रहस्य को कब लिखा है इन्होंने? जब इनको 6 वर्ष की सजा हो जाती है, ये मांडले जेल में चले जाते हैं, मांडले जेल। मांडले
जेल में इन्होंने 6 साल की जब ये सजा काट रहे थे तो उस समय इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, ये इतनी बातें। 87 में जो अधिवेशन होता है, ये मद्रास में होता है, ये इसकी अध्यक्षता कौन किया है तो बदरुद्दीन तैयब ने किया। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, उसके बाद यह अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया। पहले मुस्लिम थे और ये जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज है। पहला अंग्रेज है। ठीक है, ये इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद। ठीक है, तो 86वां का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 87वां मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले अध्यक्षता करता है, पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसने इसकी अध्यक्षता की। ठीक, 1905 का प्रकरण। ठीक है, 1905 में जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल 2 भागों में बंट गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रस्तावित होता है ये 19 जुलाई को और पूरी तरह से लागू हो जाता है ये 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये सब 1905 मतलब बंगाल विभाजन का जो मतलब पारित हुआ वो 19 जुलाई को ये पारित हुआ। सॉरी, हाँ, मतलब जो बजट आया मतलब जो बात कही गई कि बंगाल का विभाजन हम करेंगे, उसके लिए जो अध्यादेश लाया गया वो यहाँ पे क्या हो गया, पारित हो गया और 16 अक्टूबर को पूर्णतः लागू कर दिया गया। मतलब बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। रीजन क्या दिया गया? रीजन दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ का शासन प्रशासन हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो सुचारू रूप से यहाँ का शासन चलता रहे उसके लिए हमने बंगाल का क्या किया, विभाजन कर दिया। लेकिन वास्तव में इनको पता था कि जब से कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है तब से बंगाल जो है, बंगाल को क्रांतिकारियों की मातृभूमि कहा जाता है। इस सबसे ज्यादा गतिविधियां बंगाल में देखने को मिली। ठीक है, छोटे छोटे विद्रोह होने लग गए, एकजुटता दिखाने लग गए, तो तरह तरह की बातें बंगाल में होने लगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया और विभाजन भी ऐसा किया कि एक तरफ मुस्लिम बाहुल और एक तरफ हिंदू बाहुल थे। तो इस दिन हम लोगों ने बंगाल में शोक दिवस मनाया, शोक दिवस। ठीक है, इस दिन हम लोगों ने बंगाल में शोक दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया। ठीक है, राखी दिवस मनाया मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हमने एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधा था, मतलब हम अलग भले हो गए हैं लेकिन हमारा भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसी समय 1905 में ही बंग भंग आंदोलन चला, बंग भंग आंदोलन। इसी समय स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन अरविंदो घोष की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। मतलब ये कि विदेशी चीजों का क्या करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी चीजें अब हम यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो ये सारी घटना जो थी वो 1905 में हुई। 1905 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। अध्यक्षता की है लाला लाजपत राय, ये इसके अध्यक्ष, केवल एक बार इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, उसके बाद ये फिर अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि फिर अभी 1916 तक आते आते इनकी हो जाएगी नहीं, ये 1920 में मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बार ही इनकी केवल अध्यक्षता हुई थी बनारस में। ठीक है, तो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। इसके बाद 1906 में क्या हुआ, तो 1906 का प्रकरण देखते हैं। 1906 में एक नया संगठन बनकर के सामने आया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम
लीग एक नया संगठन बन करके सामने आया मुस्लिम लीग के रूप में। इसकी जो कहाँ पे इसका गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में ये हुआ था सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में, सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ वो 1906 में होता है, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, ढाका में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, सलीमुल्लाह खां ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो 1906 में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्षता कौन किया, अभी मैंने बताया था, अध्यक्षता कौन किया, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता किया। और कांग्रेस के पटल पर पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है, ये 1906। 1907 के प्रकरण में आते हैं, 1907 कांग्रेस अधिवेशन सूरत, कांग्रेस अधिवेशन सूरत, अध्यक्षता कौन किया, तो रास बिहारी घोष, दो नाम आएगा, रास बिहारी घोष और रास बिहारी घोष। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया है। रास बिहारी घोष हमको मिलेंगे 1943 में, जब आजाद हिंद फौज का गठन होगा, वहां पे रास बिहारी घोष मिलेंगे हमको। और ये जो अध्यक्षता किए हैं ये रास बिहारी घोष है, ठीक है। 1907 यहाँ पे क्या हुआ, तो 1907 कह सकते हैं कि कांग्रेस में महाविभाजन, कैसा विभाजन, कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेताओं का नाम बता सकते हैं आप, गरम दल में कौन कौन शामिल था, बताइए। नहीं वो सब हाँ, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हाँ तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ये सब गरम दल के नेता थे। बाकी जो बच गए, ठीक है, जितने बुढ़वे टाइप के थे, जो 55 प्लस थे, वो सब नरम दल में, ठीक है, जितने 55 प्लस है वो सब नरम दल में है, ठीक है। तो कांग्रेस का दो धड़ों में विभाजन हो गया, कौन कौन सा, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग हैं। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है, बताएंगे क्या, लाला लाजपत राय की एक किताब है, कौन सी, अनहैप्पी इंडिया, हैप्पी इंडिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हमने बता ही दिया, कौन कौन सा, एक मराठा, एक केसरी और एक गीता नैश, ठीक। अरविंदो घोष की हो गई संध्या, ठीक है, और अरविंदो घोष की एक और हो सकता है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये इनकी किताब के नाम, ठीक है। ये 1907 तक का प्रकरण आपको बोलते रहना। उन्नीस 1908 का कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता फिर उन्होंने किया था रास बिहारी घोष ने, ठीक। इसमें क्या कहा गया था, 1908 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सबसे पहले बात किया गया कांग्रेस के संविधान की, ठीक है, कांग्रेस के संविधान की, मतलब कांग्रेस किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या उसके राइट्स होने चाहिए, क्या क्या उसमें अधिकार दिया गया, उन सब चीजों की जो बात कही गई पहली बार 1908 में कांग्रेस का संविधान लाया गया। बताया गया कि ये पॉइंट्स होंगे जिस पे हमें प्रबल बल देना है, इस पे ही हमको काम करना है, ठीक है। 1909,
1909 को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 1909 के जो प्रकरण में आया, इसमें आया कि पृथक निर्वाचक मंडल, पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई। पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब इसमें क्या था कि इसमें ये था पृथक निर्वाचक मंडल, ये पूछ लेगा पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए लाया गया, तो ये लाया गया था मुस्लिमों के लिए। मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिम के लिए लाया गया था। इसमें करना क्या था, इसमें करना ये था कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां केवल और केवल इलेक्शन में जो कैंडिडेट उठेगा वो केवल और केवल मुस्लिम उठेगा। वहां अन्य लोग भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहां राइट्स किसको दिया गया, केवल मुसलमानों को। तो ऐसा क्या जहां पे हिंदू बाहुल्य वहां हिंदू लोग उठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। जहां हिंदू बाहुल्य वहां कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था, चाहे वो मुस्लिम उठे चाहे वो कोई भी उठ सके। लेकिन जहां मुस्लिम बाहुल्य था वहां केवल और केवल मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा और उसी कैंडिडेट को वोट डालना सबको अनिवार्य कर दिया गया। तो इनको पृथक निर्वाचक मंडल देकर के अलग कर दिया गया। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची भी थी ना, उस चीज को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ला दिया गया, ठीक। 9 जनवरी 1915 की बात है। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किसमें की थी, कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कौन से अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो 1902 वाला जो अधिवेशन था, 1902 वाला जो अधिवेशन था उसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस पार्टी में आकर के इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। आप तो कहेंगे कि 1915 में ही आए हैं, भारत आए हैं, तो भाई 1902 में ही आए थे। जैसे अब जो व्यक्ति सऊदी चला जाता है वो अपने घर नहीं आता है, तो इसी तरह से जब ये 1893 में चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन वहां से आए हुए थे। जब वहां से आए हुए थे तो इनको पता लगा कि भारतीय राजनीति में कोई कांग्रेस पार्टी गठित हुई है, तो उसकी अध्यक्षता में पहली बार 1902 में पहली बार इन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस के विचारों को जानने के लिए उसकी अध्यक्षता में आकर के ये बैठे थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं की, ठीक है, केवल आकर के बैठे थे, क्योंकि अभी इनको कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, ठीक। तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताएगा कोई? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 2 अक्टूबर और 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। पिताजी का नाम इनके करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई, पुतली बाई। इनका विवाह हुआ किससे? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। इनके बेटे थे कै ठो? 4 ठो। नाम बताओगे? रामदास, एक का नाम मुझे भी याद है, रामदास, हरिदास, कबीरदास नहीं थे देवदास और एक और कोई है, ठीक है, मुझे भी याद नाम नहीं आ रहा। रामदास, हरिदास, देवदास और ये कोई और नहीं, मोहनदास में खुले थे, ठीक है। एक और कोई दास है, ठीक है, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। ये पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है? गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है? तो जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी इसको अपने पुत्र की तरह मानते थे, तो गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। मणिलाल, मणिलाल, ठीक है। तो ये 5 हो गए, रामदास, हरिदास, देवदास और मणिलाल,
ठीक है, ये इनके 5 बेटे हो गए। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह अल्पआयु हो गया। उसके बाद ये बैरिस्टर मतलब वकालत की पढ़ाई किए। अब वो वकालत की पढ़ाई की, अब पता नहीं नकल वकल करके पास हुए थे, कैसे पास हुए थे बिना के था, ठीक है। लेकिन इनको यहाँ इंडिया में काम मिल नहीं रहा था। तो इंडिया में काम किसको नहीं मिलता, जो एकदम खराब किस्म का वकील हो। तो खराब किस्म का वकील कैसे बनोगे जब नकलिया के पास हो, है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब किताबें कह रही हैं, ठीक है। गांधी जी के मतलब विचारों से हम भी प्रेरित है, इस बात नहीं है, ठीक है। तो इनको काम और यहाँ मिल नहीं रहा था, तो इनको काम मिला कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला लिवा करके है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इनको लिवा करके कौन गया था, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए, ठीक है। अब्दुल्ला का केस, यानी कि इनको यहाँ कोई कुछ रहा नहीं था, दुकान एकदम बंद रखेगी, ठीक। और ये चले गए अफ्रीका, बोले कुछ है तो मिल जाए भाई, परिवार चलाना है, 5-5 कैसे खाएंगे। ये चले गए दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका गए तो यहाँ पे देखे कि यहाँ तो सब मामला गड़बड़ चल रहा है, क्या यहाँ तो काले गोरे का भेद चल रहा था। अब गांधी जी एकदम पक्के करिया आदमी, ठीक है, इनको उठा कर फेंक दिया। पहली क्लास में जा करके सोचे कि पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और फर्स्ट क्लास का 1 नंबर का एसी का टिकट कटवा लेते हैं, ठीक है। पता नहीं था प्रिटोरिया स्टेशन तो सब देखे रहे, इसमें तो करिया आदमी भी बैठा है, उठा कर फेंक दिए सभी को ट्रेन से बाहर, ठीक है। ठंडा वाला फूट फट गया, ठीक है। अब क्या ही करेंगे। अब उसके बाद फिर उनके दिमाग में आया कि ऐसी बात नहीं बनेगी, यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय ये ब्यूटी प्लस क्रीम भी नहीं चलती थी कि फिर हैंडसम लगा लो और ये सब लगा लगा के थोड़ा गोरा गोरा हो जाओ, ठीक है। रेत रेत मिलता था, उसे सड़क के कितना गोरा होंगे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने काले गोरे का भेद के लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने नटाल आश्रम, और क्या फिनिक्स आश्रम, नटाल आश्रम, फिनिक्स आश्रम, और यहाँ से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, क्या नाम था उसका बताएगा। यहाँ से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। यहाँ से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नटाल आश्रम, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, इतनी चीजें इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। पूछता है, ठीक है, तो पूछ लेना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी, ये इन्होंने अफ्रीका में निकाली थी। अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, नटाल आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इन सब की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। पूछा जाएगा हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है, हिंद स्वराज ये पुस्तक है, पत्रिका नहीं। हिंद स्वराज जो है ये पुस्तक है, पत्रिका नहीं, ठीक है, ये कोई किताब है। हिंद स्वराज इन्होंने कब लिखा था, तो जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, उस टाइम जब पानी के जहाज से आना था, तो पानी के जहाज से आने में 2-3 महीना लग जाता था। तो जब पानी के जहाज में थे तो कुछ काम वाम तो था नहीं, तो इन्होंने किताब लिख दिया हिंद स्वराज, ठीक है। तो ये जब वहां से आ रहे थे तब हिंद स्वराज इन्होंने लिखा है, ठीक है। हिंद स्वराज में ही इन्होंने एक शब्द बोला है अंग्रेज, अंग्रेजों को बाज कहा, ठीक है। अंग्रेजों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ है जो काम कर रही है, उसको उन्होंने एक बाज से तुलना किया है, ठीक है। हिंद स्वराज में ही इन्होंने पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, हरिजन शब्द। हिंद स्वराज में इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। और फिर बाद में जब यहाँ भारत में आते हैं तो हरिजन नामक एक
पत्रिका भी निकालते हैं, ठीक है। ये हरिजन नामक पत्रिका तब निकालते हैं जब अंबेडकर और गांधी जी में तकरार हो जाता है। तकरार होने का कारण जब 1919 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें कहा गया कि जो अभी तो जो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, उसमें कहा गया कि जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, पृथक निर्वाचक मंडल देंगे। इसके लिए कर्नल अवार्ड आता है 1932 में। 16 अगस्त 1932 को कर्नल अवार्ड जब भारत में आता है, कर्नल अवार्ड में यही बातें दोहराई गई थी, ठीक है। इसी बातों को दोहराया गया था और उसको पूर्णतः लागू करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। तब उस समय गांधी जी जेल में थे। उन्होंने जेल में क्या कर दिया, एक तो काम था उनको आता था, खैबे नहीं करेंगे, तुम क्या करोगे, खैबे नहीं करेंगे, भूख हड़ताल में बैठिए। 6 दिन भूख हड़ताल पीता, तबीयत खराब होने लगी, सबको लगा कि बापू तो गया, ठीक है। बापू का उस समय तक राजनीति में बड़ा प्रभाव था, इसलिए बापू मर ना जाए, जनता विद्रोह ना कर दे, उसके लिए अंग्रेज हाथ हाथ जोड़ के पहुंच गए अम्बेडकर के पास। चलो मिल लो, नहीं तो बापू निकल देगा, ठीक है। अब बापू निकलेगा तो हम निकल जाएंगे यहाँ से, फिर रह नहीं पाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर अम्बेडकर जी आते हैं तो बनाते हैं उनको, खाना वाना खिला देते हैं, बोले सर ठीक है, ये सारी चीजें खत्म। तो जो SC ST के लिए अलग से सीटें आती है ना, जैसे चुनाव में अपने यहाँ SC के लिए इतना है, ST के लिए इतना है, ये वहीं से आया। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गांधी जी अम्बेडकर जी ने ये बात बनी कि ठीक है, हमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या था कि नहीं, उन्होंने कहा कि समाज इतने टुकड़ों में बट जाएगा कि भारत, जैसे आज भारत देशी रियासतों में बटा हुआ है, फिर भारत ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। जातिगत विभेद कर रहे हैं, ये सबको तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो सारी चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन अम्बेडकर जी और गांधी जी में सहमति बनी कि ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव होगा, जो सेंट्रल का चुनाव होगा, उसमें हमें अलग से प्रतिनिधित्व करने के लिए सीटें चाहिए। तो ये जो अभी इस समय आप देखते हो कि इतनी सीटें ST को मिल गई, इतनी सीटें SC के लिए रिजर्व है, ये चीजें वही यहीं से करके आई थी कि इतनी सीटें इन लोगों के लिए क्या किया गया था, रिजर्व कर दिया गया था, ठीक। तो ये गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म, नटाल आश्रम, फिनिक्स आश्रम और इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, इनकी एक और किताब है न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया इनकी एक और किताब है, ठीक है, न्यू इंडिया। इतनी सारी चीजें इनकी। हाँ, ये सब आंदोलन नहीं चल रहा है वहाँ पे, ये सब आंदोलन नहीं चल रहा है, ठीक है। काले गोरे के व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो होता तब सम्मान गिरा देते थे। इनका क्या मूल मंत्र था, क्या था, हिंसा नहीं करेंगे हम, एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा का गाल आगे कर देंगे, ठीक है, उससे भी खा लेंगे, लेकिन हम पलट के हिंसा नहीं करेंगे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में वो खूब बरबर कूटे हैं सर, ठीक है। हाँ, जब मत आता था अंग्रेजों को पकड़ लिए, 10 लाठी धो लिए, उलझ जाते थे धक्का से, वो छोड़ देते थे, ठीक है। तो इनको खूब कूटे हैं अच्छे से, ठीक। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारतीय राजनीति में एंट्री होता है। ये यहाँ आते हैं, तो आते हैं तो मिलते किससे हैं, मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु। ये आते हैं, मिलते हैं, बोले कि हम गांधी हैं। हम कहे तो वो कहे हम क्या करें, तुम गांधी हो तो बताओ नाम बोलो। तो बोले हम आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, क्या हम जानते हैं तुम वहाँ मार के आए हो, यहाँ बोलो यहाँ क्या करने आए हो। तो बोले यहाँ राजनीति में हम भी राजनीति कर लें। तो गोखले जी ने कहा कि पूरे 1 साल चुप करके पूरे भारत का भ्रमण करो, क्योंकि तुम जो अफ्रीका में करके आए हो वहां का मैटर दूसरा था, यहाँ का मैटर दूसरा है। यहाँ जैसे तुम 5 किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना तो दूसरा मैटर मिल जाएगा। यहाँ मार कर रहे हैं सब नील की खेती के लिए, उधर मार करेंगे सब कपास की खेती के लिए। आगे बढ़ोगे तब तक पता लगा कि मिल में हड़ताल करती है सब। तो यहाँ हर अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। तो पहले पूरे 1 साल तुम भारत भ्रमण करो और देखो कि एक्चुअल में भारत में चल क्या रहा है, उसके बाद ही तुम कुछ करना। नहीं तो अगले जान गए ना कि तुम वहां से यहाँ आए हो तो फिर वापसी का टिकट कटा देंगे, दोबारा भेज देंगे वहीं, यहाँ रुकने नहीं देंगे। और उसी समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 14 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी को मौका अच्छा मिल गया,
1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी को मौका अच्छा मिल गया, ये क्या किए, फट से एम्बुलेंस निकलवा लिए, जो लड़ाई में घायल हो जाता था उसको तुरंत मारा पट्टी वगैरह हॉस्पिटल ले जाना, ठीक है, यानी कि लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे। और उसी बीच अंग्रेजों ने इनसे कहा कि भाई देखो, कांग्रेस पार्टी से कहा कि तुम इस युद्ध में हमारी मदद करो, इस युद्ध में तुम हमारी मदद करो, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। कांग्रेस कमेटी भी खुश, बोला पहली बार अंग्रेजों ने कुछ हमारे लिए सोचा है, चलो ठीक है, बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें गांधी जी जाते थे एकदम घर घर, ठीक है, इनको सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, ठीक है, कि ये सेना में भर्ती करवाते हैं, घर घर जाके पकड़ पकड़ के, तू सेना में भर्ती होएगा, हाँ चल चल, फट से भर्ती कर दिया, ठीक है, पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करवाना क्या करें शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस बीच गांधी जी की लोकप्रियता क्या हुई, पूरी अच्छे से फैल गई, भाई ये व्यक्ति है, गांधी है, ये सर्जेंट है, सेना में भर्ती करवाते हैं और घायलों की मदद करते हैं, तो लोकप्रियता इनकी बढ़ने लगी, ठीक है। इसी बीच 1917 में पहली बार इनको मौका मिला किसी को मतलब रिप्रेजेंट करने का, चंपारण बिहार में, ठीक है। यहाँ से एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ये बुलाते हैं इनको, इसलिए बुलाते हैं बिहार में 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई, अनिवार्य, जिसको तिलकठिया पद्धति कहते हैं, तिलकठिया पद्धति, ठीक है, तो अनिवार्य कर दिया गया था और वहां के किसान विद्रोह कर दिए थे कि हम ये खेती नहीं करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, उनके बुलाए जाने पर ये जाते हैं चंपारण, और चंपारण जाते हैं तो उनका पहला आंदोलन क्या होता है, एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, अंग्रेज इनकी बात मान लेते हैं और यहीं से इनकी लोकप्रियता एकदम और चरम पे आ जाती है। और फिर अगले ही साल 1918 में इनको 2 और नेतृत्व करने को मिला। पहला अहमदाबाद का मील मजदूर, और दूसरा था खेड़ा आंदोलन। ये 2 आंदोलन और इन्होंने किया अहमदाबाद में, ये भी सक्सेस रहा। पहली बार इसी में इन्होंने कर दिया था भूख हड़ताल, ठीक है, पहली बार यहाँ पर अहमदाबाद में मजदूरों को लेकर के कर दिया था भूख हड़ताल, और इसी को कहा गया सत्याग्रह, ठीक है, इन्होंने कर दिया सत्याग्रह, और यहीं से ये भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी, ठीक है, पूरे मतलब भारत के लेवल पर सबके नाम जबान पे आ गया था इसका नाम, कि गांधी कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता किया अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग अलग हो गए थे, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुस्लिम लीग जो अलग थी वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, यानी मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब क्या हो गए, इकट्ठे आ गए। इनके प्रयासों से तो तिलक और एनिबेसेंट के प्रयासों से इन लोगों ने प्रयास किया और सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस पार्टी में जो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। एनिबेसेंट से थोड़ी बात कर लेते हैं। एनिबेसेंट यह एक आयरिश महिला है, ठीक है, आयरिश कहने का मतलब आयरलैंड की बात हो रही है, ठीक है। आयरलैंड से याद आया कि हमारे संविधान में कौन सा भाग जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 का नाम क्या है, हाँ डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो लिया गया है आपके आयरलैंड से। ये एक आयरिश महिला है, ठीक है। ये भारत में 1916 में ही होम रूल आंदोलन चलाती, होम रूल आंदोलन मतलब घर का शासन, ठीक है। घर का शासन अपना कैसा होगा, ये होम रूल आंदोलन से 2 लोग संबंधित है।
बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित है और एनी बेसेंट भी संबंधित है। तो पूछ लेगा कि पहले कौन चालू किया था, एनी बेसेंट चालू किए थे कि तिलक जी चालू किए थे। तो तिलक जी का जो होम रूल चालू हुआ था वो अप्रैल में चालू हुआ था और एनी बेसेंट का जो चालू हुआ था वो सितंबर में चालू हुआ था। तो पहले अप्रैल में तिलक जी ने, फिर क्योंकि तिलक जी फिर बाद में जैसे, और इनका और इनके में अंतर क्या था, तो तिलक जी ने उत्तर भारत में शुरू किया था, तिलक जी ने उत्तर भारत में शुरू किया था और इन्होंने दक्षिण भारत में शुरू किया था। तो फिर तिलक जी चले जाते हैं विदेश, वो वहां कोई एक के ऊपर टीका टिप्पणी कर दे तो उसके ऊपर चले गए केस करने, तो होम रूल आंदोलन छोड़ दिया उन्होंने। फिर होम रूल आंदोलन शुरू किया एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कब किया था अध्यक्षता इन्होंने, तो 1917 में इन्होंने अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट से इनकी दो पुस्तक है, दो पत्रिकाएं हैं इनकी, कौन कौन सी, एक कॉमनवेल्थ और एक यंग इंडिया, दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक कॉमनवेल्थ और एक यंग इंडिया। ठीक है, ये आपका एनी बेसेंट का 1919 के पेट्रोल में आते हैं। 1919 का एक्ट आता है जेम्स फोर्ड, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, भुला गया। हम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, ठीक है, नहीं वो तो उनका था, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, ठीक है। 1919 का एक्ट लेकर किया था। इसमें सिख, ईसाई जो और जो निम्न जाति के लोग थे उन लोगों को प्रतिनिधिवाचक मंडल दिया गया, ठीक है। और 19 में ही एक इसी एक्ट को कहा गया नो अपील नो दलील वाला कानून, मतलब जिसको चाहो मनमन्ना उठा के गिरफ्तार कर लो। किस लिए गिरफ्तार किया गया है नहीं पता, तुम गिरफ्तार हो गए हो तो तुम्हें वकील वगैरह करके अपना केस करना है, नहीं राइट दिया जाएगा, जब तक मन करेगा तब तक जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद जब मन में आएगा तभी तुमको छोड़ेंगे। तो नो अपील नो दलील वाला एक काला कानून आया, काला कानून। इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा था और इसका विरोध पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा था। पंजाब के दो नेता हैं, यशपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और 1919 यानी काला कानून के तहत पहली गिरफ्तारी इन्हीं दोनों लोगों की होती है, ठीक है। यशपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया और धारा 144 लागू कर दी गई। धारा 144 होता ना कि 4-5 लोग आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो समस्या ये थी कि उस समय ना तो टेलीविजन था, ना तो इस तरह का एंड्रॉइड फोन था और ना ही कोई इतना पढ़ा लिखा था कि जो रोज जाकर के समाचार पत्र पढ़े, ठीक है। तब तो एक गांव का एक आदमी जो पढ़ा लिखा होता था वो जाता था, पढ़ के आता था, तो शाम को पंचायत रहती थी, आज क्या पढ़े तुम, आज ये घटना हुई है, वो सबको पढ़ के सुना बताता था, यार यहाँ हुआ, ये हुआ, ये होता था। तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब के शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जलियांवाला बाग में कब इकट्ठा होते हैं, तो 13 अप्रैल 1919 को ये सब क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो गए, अपना मतलब शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में बैठे थे। उसी समय जनरल डायर आ जाता है, जनरल डायर, ठीक है, ये सेना का अधिकारी है। जनरल डायर आ जाता है और इसने भीड़ को त्वरित वहां से हटने का आदेश दिया। आप जलियांवाला बाग कभी जाएंगे ना अमृतसर घूमने, तो अमृतसर मंदिर है और मंदिर से हमको लगता है कि 200 मीटर पहले ही जलियांवाला बाग पड़ता है, ठीक है। तो आप जाओगे देखिएगा ना, तो चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, ठीक है, और बीच में खाली मैदान और उसमें निकलने के लिए छोटा सा गेट जिसमें से आप झुक करके निकलोगे, तो इतना जल्दी तो भीड़ निकल नहीं पाएगी। तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और यहाँ पर बहुत बड़ा जन संहार हुआ। इसके लिए एक जांच कमेटी बैठी जिसका नाम हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जांच किया और जांच करके ये डिसीजन दिया कि इसमें कुल मरने वालों की संख्या 379 लोग हैं। 379 लोग ही मरे हैं, बाकी घायल हैं और
जनरल वो डायर को रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि जनरल वो डायर इतनी बड़ी भीड़ देख करके डिसीजन नहीं ले पाया। डिसीजन लेने की भूल हो गई उसकी, एक मात्र एक छोटी सी गलती है, ठीक है, डिसीजन लेने की भूल हो गई, इसलिए इसने क्या किया, गोली चलवा दिया, तो इसके लिए इसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जबकि इसके बाद एक और कमेटी बैठाई जाती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय वगैरह अध्यक्षता करते हैं। इन लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो पाया कि इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कईयों हजार लोग अस्थायी विकलांगता के शिकार हो गए, मतलब किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी अंग्रेज थे और अंग्रेज जो उस समय ये था ना कि अंग्रेजों का केस कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो अंग्रेज था, अंग्रेज का केस एक अंग्रेज न्यायाधीश सुन रहा था, इसलिए इनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन जनरल वो डायर की एक व्यक्ति है जिन्होंने गोली मार के हत्या कर दी, कौन, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह ने ये 1940 में लंदन में 1940 लंदन में उस समय गोली मार के हत्या कर दी, जब एक पेंशन लेकर के अपने घर आ रहा था लौट के, बस उसी समय सता दिया, ठीक है, हाँ, धर दिया, 2-3 बुलेट घुसेड़ दिया, काम खत्म, ठीक है। तो जनरल डायर की ये इन्होंने क्या किया, बदला ले लिया, ठीक। 13 अप्रैल 1919 को आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में गांधी जी वगैरह ये गांधी जी को 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बीच में इनको कैसर ये हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। ये उपाधि वगैरह इन लोगों ने क्या किया, वापस कर दिया। जमनालाल बजाज वगैरह जो थे इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये उपाधि इन्होंने क्या किया, वापस कर दिया। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो भी कुछ इन लोगों को सम्मान पूर्वक दिया गया था, वो सारा चीज इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को वापस दे दिया। क्यों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए, ठीक है। 1920 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन, ठीक। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है और 1 अगस्त 1920 को ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत भी होता है। असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे सहयोग की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, ठीक है। असहयोग आंदोलन बड़े अच्छे से चल रहा था, पूरे भारत लेवल पर चल रहा था, एकजुटता के साथ चल रहा था। पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, खूब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन 5 अप्रैल 1922 एक नाम है चौरी चौरा, चौरी चौरा है कहाँ, चौरी चौरा है कहाँ, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। जो आंदोलनकारी थे वो चुपचाप अपना प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। जो चौरी चौरा में सिपाही थे उन्होंने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी और उग्र भीड़, भाई लाठी मार खाएगा, गुस्सा आएगा करेगा, बस देखे कह रहे हम तो 500 21 हो रहा है, अब मार रहा है, गोली गोली में उठा के सबको पकड़ के बंद कर दी, जेल में बंद करके पेट्रोल छिड़क के आ गया, बोला लकड़ी का खर्चा बचा देते हैं, कौन लकड़ी वकड़ी तुमको देगा, ठीक है। तो इसमें ये देखना बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है, 5 या 4 दोनों मिलता है, ठीक है। जितनी किताबें पढ़ेंगे आप उतने तरह की बातें, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, नई वाले पढ़ेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। और जो भी ऑथेंटिक राइटर हैं उन सबकी किताब में 5 मिलता है। इसी तरह से ये पूछा गया कि कितने सिपाही जलकर मरे थे, तो कहीं 21 मिलता है, कहीं 22 मिलता है, ठीक है। इसी दोनों कंफ्यूजन वाला है, जो नियरेस्ट ऑप्शन रहेगा उसको आप मार दीजिए, ठीक है। तो 21 सिपाही जो थे इसमें जल करके क्या हो गए, हाथ हो गए, मर गए। इससे गांधी जी को काफी आहत हुआ, मतलब दुख हुआ कि भाई हम तो हिंसा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा हो गई। तो इन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 बारदोली प्रस्ताव, बारदोली प्रस्ताव के जरिए इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, बोला असहयोग आंदोलन खत्म। गांधी जी का एक काम ये था ना, जैसे
पहले ले ली तो वक्त हाँ? पहले वक्त ले ली थी। नहीं, पहले कहाँ हुआ? अरे 5 अप्रैल बता रहे हैं ना 1922 को। हाँ, तो 5 अप्रैल 1922 को चोरी चला होगा। 12 तो ये 12 करोड़ बता रहे हैं। ये अप्रैल नहीं, फरवरी है। सॉरी, ये 5 फरवरी 1922 है, ठीक है। ये 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 है, और इन्होंने वापस कब ले लिया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन। इनका एक और काम था, जानते क्या? आंदोलन करो, चुप हो जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में आप गांधी जी पता क्या करेंगे? अब गांधी जी जाएंगे साबरमती आश्रम, वहां पालेंगे छेड़ी। छेड़ी जानते हो ना? छेड़ी पालेंगे, अब उसका दूध निकालेंगे, ठीक है। अब खुद कपड़ा वपड़ा सीने लग जाएंगे, मतलब अब उस दिन तक हंस रहेंगे। लेकिन इसी बीच असहयोग आंदोलन जब इन्होंने वापस लिया तो तरह तरह की इनके प्रति प्रतिक्रियाएं आई। देखो भाई, छवि बनाने में बहुत समय लगता है, और ये जरा सा गलत काम कर दिया तो पूरी छवि धोंगे, यही काम इनके साथ हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी वाले को क्यों दिया जाए? तो नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, बोला गांधी ऐसा है वैसा है, इसको ये हो गया, मतलब बहुत सारी। और इसी बीच अंग्रेजों ने देखा धक तरह की गांधी की प्रतिक्रिया गिर रही है, उसने क्या किया? एक तो साबरमती आश्रम का छेड़ी बाद में पाल लेना, चलो पहले जेल, ठीक है, 6 साल की सजा दी गई, बोला 6 साल रहो जेल में, अब वही तुम अपना छेड़ी वाली पालो, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया इनका, तो इनको 24 में इन्होंने क्या किया? रिहा कर दिया, यानी 22 में इनको जेल हो जाती है और 24 में इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। 24 में इनको 1924 में इनको छोड़ देते हैं, और जैसे ही छूटते हैं, ये छूटते ही पहुंच जाते हैं बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। ये पहुंच गए फर्स्ट कर्नाटक, और वहां चल रहा था कांग्रेस का सीजन होने वाला था। इन्होंने कहा इस बार अध्यक्षता हम करेंगे, ठीक है। तो 1 माह कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव वाला, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? गांधी जी ने किया, ठीक है। तो गांधी जी पूछता कौन से अधिवेशन? तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो ये आपका 1920 तक का पत्र। बारिश होगी सर? तकरीबन वाली भेजने वाली चलिए करूँगा। नोट नहीं कोई कर रहा है, नोट नहीं कोई कर रहा है, इतना फास्ट तक पढ़ा रहे हैं, नोट नहीं कर रहा है। हम लोग 2 काम करते थे जैसे पढ़ते, मोबाइल में क्या आगे कार्ड चल रहा है, सारी बात सब क्लास का आगे कार्ड चलता था और नोट करते थे। देखो ये छोड़ दिया, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, क्वेश्चन इससे जितना पॉइंट मैंने बताया, चाहे आप जो 5-6 हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र स्टेट विशेष का फॉर्म आप डालते हो, उसका उठा के देखो, यही सारे क्वेश्चन यही से मिल जाएंगे। और आने वाला है सारी चीजें से सारी चीजें, मतलब यही से आपको जितना मैंने बताया सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं गया, सब ऐसे ही पूछा हुआ है। तो 1922 तक का हम लोगों ने देख लिया। 1923 देखो, 1922 तक आके कांग्रेस में 2 भाग हो गए, 2 विचारधारा। पहली विचारधारा ये थी कि हम कुछ दिनों के लिए आंदोलन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि गांधी गिरफ्तार हो गए, एक बड़ा लीडर जो है वो गिरफ्तार हो गया, तो हम क्या करेंगे? इस थोड़े दिनों के लिए आंदोलन को रोकेंगे। लेकिन वहीं पर 2 व्यक्ति, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कहने रोकना नहीं है, यही तो वो समय है जो इस पे हम क्या करेंगे? अपनी मांग थोपेंगे अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है। कुछ अपना संवैधानिक प्रारूप लाएंगे और वो चीज अंग्रेजों के ऊपर थोप देंगे कि ये पॉइंट्स हमको चाहिए। कांग्रेस में भी अब 2 हो गए, कौन कौन सा? कांग्रेस ने कहा कि रोक दो, मोतीलाल नेहरू, ये एक किसके पिताजी हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों हो गए अलग, बोले तुम्हारी विचारधारा से हम खुश नहीं है। इन्होंने बना लिया एक नई पार्टी, स्वराज पार्टी का। इन्होंने क्या किया? गठन कर दिया। स्वराज पार्टी एक अलग हो गई, कांग्रेस पार्टी अलग हो गई।
कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों के लिए स्थिर हो जाएगी। अब ये ज्यादा हल्ला दंगा नहीं करेगी, कहेगी ये इसलिए नहीं करेगी कि इनको डर हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे उठा के जेल में चले जाए। और जितने भी लोग थे कांग्रेस के अधिकतर लोग पदाधिकारी थे, मतलब कोई शिक्षक था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, ठीक है, तो ये पेशेवर लोग थे। तो इनको डर ये था कि ऐसा ना हो कि ये सब हमारा पेशा ही छीन लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू किया। लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास जो है इससे नाखुश होकर के एक अलग पार्टी बना दिया। कौन सी? स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी ने क्या कहा? 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करेगा, ठीक है, 14 पॉइंट्स इन्होंने लिखा और अंग्रेजों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। बोला ये 14 पॉइंट्स हैं जिसमें आपने फंडामेंटल राइट्स से लेके और बहुत सारी बातें थी, मतलब वो आप ऐसा कोई कानून नहीं लाएंगे जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, या जो कि हमारे राजनीतिक बंदी वगैरह हैं उनके साथ दुराचार नहीं किया जाए, तो तरह तरह की बातें ये 14 सूत्री मांग ले आकर के प्रस्तुत किया। और 1923 तक आते आते ये प्रस्तुत किया था इन्होंने 1928 में। 14 सूत्री मांग 1928 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। यहाँ तक आते आते ना मुस्लिम लीग जो थी वो पूरी तरह से अलग हो गई थी। अलग कब हुई थी? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन, इसमें गांधी जी खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ये आंदोलन हुआ क्यों था? एक्चुअल में ये आंदोलन यहाँ नहीं हुआ था। ये आंदोलन आप देखें ना तो ये आंदोलन जहां जहां पर भी मुस्लिम बाहुल्य लोग थे वहां वहां हुआ था, पूरे विश्व में देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था ना, तुर्की का खलीफा, उसको पद से हटा दिया गया। तुर्की का जो खलीफा था ये मुस्लिमों का आका था, ठीक है, ये मुस्लिमों का आका था। तो इसको क्या किया गया था? गलती से हटा दिया गया था। तो इसके विरोध में हर जगह हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था, जिसमें गांधी जी भी खूब बढ़ चढ़ के भाग लिए। लेकिन यहीं से मुस्लिम लीग एकदम अलग हो जाती, उसके काम अलग, हमारे काम अलग। मुस्लिम लीग अब अलग, उसका एक मतलब पैटर्न आ गया ना कि हम अलग रहेंगे तुमसे, ठीक। तो ये पूरा जब इन्होंने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया तो इसी के बीच में अन्ना ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दिया। 11 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दिया, जिसमें एक पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या? एक पॉइंट ये था कि हमको अलग राज्य चाहिए, हमको अलग करो। लेकिन अभी पाकिस्तान शब्द नहीं आया, अभी पाकिस्तान शब्द नहीं आया, बस ये था कि हमको अलग कर दो, हमें अब एक अलग प्रांत चाहिए। तो इनका आंदोलन एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया। हमारा जा रहा था आजादी की तरफ, इनका जा रहा था अलग प्रांत की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमको अलग प्रांत दे दीजिए। 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसके एवज में 11 सूत्री मांग जिन्ना ने भी प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 अभी ये छोड़ दें, इससे पहले भी ये मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद 11 सूत्री मांग जो है वो जिन्ना ने की, ठीक। 1928 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ये हुआ था रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी से याद है। प्राचीन भारत में रावी नदी को किस नाम से जानते थे? कौन सा? हाँ, करुष्णी, करुष्णी नाम से जाना जाता था। और बताओ, झेलम को किस नाम से जानते थे? झेलम को वितस्ता, ठीक है। और व्यास को व्यास, नहीं, चिनाब को अस्किनी, अस्किनी, ठीक है। व्यास को विपाशा, ठीक है, हाँ इसको मत भुलाओ, ठीक है, विपाशा। और क्या हो गया? झेलम हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, ठीक है। और क्या होता है? सतलज, सतलज को सतुद्री, ठीक है। और गंडक को, गंडक को सदानीरा, ठीक है। ये प्राचीन नाम थे, ठीक है। प्राचीन काल में इन नदियों को इस नाम से जाना जाता था, ठीक। तो ये जो लाहौर का अधिवेशन हुआ 1929 में,
ये हुआ था रावी नदी के तट पर। यहाँ पे जो लाहौर का अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, रावी नदी के तट पे हुआ। यहाँ पे एक बात कही गई, क्या हमको अब चाहिए पूर्ण स्वराज। अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज और हम लोग 26 जनवरी 1930 से अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो जो 26 जनवरी है वो यहीं से हमने लिया था, क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक डेट था, तो इसको हमने अपना गणतंत्र इस दिन लागू कर दिया। तो 26 जनवरी 1930 से हमने अपना एक झंडा बना लिया और झंडा हमने क्या किया, फहराना शुरू कर दिया और कहा कि आज से हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। हम आज से अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, तो ये 1930 तक का प्रकरण हो गया। ठीक है, 1930 तक ये बातें हो गई थी। 1930 में ही अब गांधी जी फिर से एक्टिव हो गए। ठीक है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 से गांधी जी का शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये है क्या, तो मान लो हम कुछ कहें तुमसे, तुम एकदम विनय पूर्वक हाथ जोड़ के एकदम पैर के बल बैठ के करो, हम नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम सविनय पूर्वक हम मना कर देंगे कि काम हम नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाएगा कौन सा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ, तभी बताएंगे कैसे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें बात बन जाती है क्या, ये इसी समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। गोलमेज सम्मेलन, जिसमें बात बन जाती है अंग्रेजों से और गांधी जी के बीच में कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने कहा था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको आप लोग छोड़ देंगे। तो इस समय बात उठी थी कि उनको भगत सिंह, राजगुरु और उनके कौन था, सुखदेव को भी आप छोड़ देंगे, तो वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। इस पॉइंट पे गांधी जी की काफी आलोचना भी हुई थी कि आपने प्रयास नहीं किया ऐसा वैसा। हाँ, यही पॉइंट पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, प्रयास नहीं किया, लेकिन समस्या वहाँ थी ना कि अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एक वसूल होता है ना, जब उस वसूल के अगेंस्ट कोई चला गया तो परेशान। जब इन्होंने इरविन के सामने ये बात रखी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, तो जब इन लोगों का नाम रखा गया तो इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बंदी नहीं है, मानो ये सब आतंकवादी को नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों ऐसा कहा? इन्होंने कहा कि आप तो कहते हो कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अहिंसावादी हैं, और आप हिंसावादियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने चलती असेंबली में बम फेंका है। मतलब इन्होंने क्या किया था, आतंकवादी स्वरूप काम किया था। ये तो राजनीतिक बंदी नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट पे गांधी जी अपने आप को बैक फुट पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। तो फांसी कब होती है? इन्होंने बम कब फेंका था? बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1928 को इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। और फांसी कब होती है इनको? फांसी होती है इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो जाती है। और वो चंद्रशेखर आजाद कब मरे थे? ये मरे थे 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को सुबह ये चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे मरे थे? कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क है कहाँ? इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन्होंने क्या कहा था कि आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। मतलब आजाद को कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। अंग्रेजों के हाथ लगने से अच्छा है कि आजाद खुद अपनी जान ले ले। तो लास्ट गोली जो बचती है वो उन्होंने अपने आप को मार दिया और आजाद ही रह गए। ठीक है, उनको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। ठीक है, ये हो गया इन लोगों से।
5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इसके बाद बात बन जाती है गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। तो पूछता है प्रश्न, गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। राजपूताना जहाज से गए थे ये, राजपूताना जहाज से ये गए थे। इनके साथ साथ सरोजनी नायडू भी गई थी और भी बहुत सारे नेता, जो कुछ लोग अपने खुद के खर्चे पर गए थे वहां पर, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाके वहां बात नहीं बनती है। उसी समय विंस्टन चर्चिल एक नाम है, विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था अधनंगा, अधनंगा फकीर, ठीक है। इसी समय इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर और कहा था कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैं जिंदा क्यों हूं कि एक अधनंगा फकीर आज हमारी महारानी के सामने बैठ करके फेस टू फेस बात करेगा, ठीक है। तो गांधी जी का एक काम था, एक धोती पहनते थे और उसी को ओढ़ लेते थे पीछे से, है। तो कहा कि ये अधनंगा फकीर आज हमारे इतिहास का इतना बुरा दिन है कि एक अधनंगा फकीर जो है वो क्या कर रहा है कि हमारी महारानी के सामने आकर के बैठ गया है, ठीक है। देखो भाई, गांधी की विचारधारा या गांधी जो देते थे वैसा बन पाना आज के डेट में बड़ा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, गांधी जी अंग्रेज से लड़ रहे थे, जिसका पूरा साम्राज्य था, जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था। ये बड़ी बात है कि एक अधनंगा फकीर व्यक्ति इतनी बड़ी महारानी के सामने जाकर के बैठ करके फेस टू फेस बात कर रहे हैं। आज के डेट में अगर बहुत शक्तिशाली हो तो अपने गांव के प्रधान से लड़के निकाल हो जाए, है कोई? सबको पता है कि गांव का प्रधान जो खड़ंजा लगवाता नहीं है उसी का पैसा पास करवा लेता 2 बारी 3 बारी। लेकिन कोई बहुत पूरा गांव में जो इस बात को कहे कि प्रधान जी खड़ंजा लगुला पैसा पास करा लगा, है कोई? नहीं। आप अपने गांव के प्रधान से लड़ने की हिम्मत नहीं रख रहे हो और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो पूरे अंग्रेजी शासन से लड़ रहा है, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो रहा है, जिसका कब्जा पूरे विश्व पे है, उस व्यक्ति से वो लड़ रहा है। ये विचारधारा ही है ना, तो गांधी को इतने हल्के में नहीं लेना है ना, ये चीज हो गई, ठीक है। तो गांधी जी अब जब वहाँ बात नहीं बनती है, ये सब फिर वापस आए वही बातें रखते हैं कि राजनीतिक बंदी को छोड़ दिया जाए और मतलब हमें जो है औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये सब पॉइंट्स इन्होंने रखा, वहाँ बात नहीं बनी, नहीं बात बनी तो फिर आ गए। फिर आए 1932 में इन्होंने क्या किया, फिर से शुरू कर दिया, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इन्होंने फिर से आंदोलन को क्या किया, शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने फिर से क्या किया, शुरू कर दिया। तो एक मात्र आंदोलन जो 2 बारी शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितनी बार, 2 बारी शुरू होने वाला आंदोलन यही है, ठीक है। 1932 में फिर आकर के आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसी समय मैकडोनाल्ड पंचायत या इसी का अभी नाम बोले थे, क्या बोलते हैं, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में झगड़ा हो गया था, मैकडोनाल्ड पंचायत कम्युनल अवार्ड, तुम लोग भुला जाते हो, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसी का नाम था, जिसमें 1919 की बातों को इसमें इम्प्लीमेंट करना था, जिसको गांधी जी लेकर के क्या हो गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्योंकि जब ये दोबारा आकर के 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं तो पुलिस उनको गप से गिरफ्तार कर लेती है और यरवदा जेल में क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो इसी को कहा गया गांधी कम्युनल अवार्ड आया कब था, ये आया था 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड भारत आया था। और पूना पैक्ट, उसका पूना पैक्ट जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में जो समझौता होता है उसका नाम है पूना पैक्ट। ये कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जिसका नाम था पूना पैक्ट। क्योंकि यरवदा जो है ना वो पुणे में, ठीक है, यरवदा जेल जो है वो पूना में, तो इसको कहा गया पूना पैक्ट, यानी पूना का समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट का समझौता होता है। एक पॉइंट यहाँ हमने छोड़ा है, नमक कानून, ठीक है, नमक कानून, इसमें नमक कानून का 24 मार्च से लेकर के 12 मार्च
से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था। 6 अप्रैल, ठीक है। कुल 24 दिन चला था ये, ठीक है। लगभग 329 मील का सफर इन्होंने पूरा किया था, ठीक है। और इसमें नमक को जा करके ये साबरमती पहुँच गए थे पैदल पैदल अपना। और इसमें कुल 78 लोग थे, 78 लोग इनके पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है। ये 1900 डेट कंफ्यूज हो गया, चेक हुआ था 1930 में हुआ था, 32 में हुआ था नमक पानी। क्या क्या डेट क्या है? पूना समझते अरे पूरा समय का नहीं, ये नमक का नाम देखो 1930 है कि 1931 है, बस एकदम कंफ्यूज हो गया। हाँ 1930 है ना, हाँ 1930, ठीक है। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल चला था 1930 में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 1930 में इन्होंने नमक कानून, मतलब कि सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, उसी के विरोध में इन्होंने जो है पहुंच करके साबरमती आश्रम से निकले थे और समुद्र तट पे पहुंच करके इन्होंने नमक मुट्ठी भर लिया और बोला कि कानून समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये कानून यहाँ पे समाप्त किया गया, ठीक है। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तो 24 दिन का टाइम ऑफ पीरियड इन्होंने लिया था। तो ये पूरी घटना हो गई आपकी कहाँ तक, 1932 तक की सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, ठीक है। मतलब पढ़ा है आराम से ये 1932 तक का घटनाक्रम हम लोगों ने तुम लोग ये काम करना है, घर पे जाके ये जो दिए हो इसको अंडरलाइन करके पढ़ना है, ठीक है। मैंने सारी बातें बता दी है, अब उसमें तुमको पढ़ने का काम